इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी बोर्ड क्लास 12th में हमारा जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे और ये सेट ए का सेक्शन नंबर सी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो जो स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम के वो अपना हिंदी मीडियम से देख करके अपना समझ करके लिख सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में 11 आपको पूछा गया है कि विचलन कोण से आप क्या समझते हैं और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो देखिए विचलन कोण बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई जो हमारी लाइट की रे होती है वो किसी भी मीडियम में इंसिडेंट होती है अदर मीडियम में, तो वो क्या होता है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी प्रिज्म में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, उसे डेल्टा से दर्शाते हैं। और ये किन किन कारकों पर देखिए डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कारक तो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक। जो पदार्थ का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ज़्यादा हमारी जो रे वो डेविएट होगी, यानी कि मुड़ेगी। और अगर हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रिज्म के एंगल पे भी डिपेंड करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन जो लिखी है कि इन अ प्रिज्म द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। means angle of deviation is directly proportional to the refractive index of the material, and the second point is angle of deviation is directly proportional to the angle of prism. okay, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है कि ये निम्न लॉजिक गेट का नाम बताना है आपको, उसका बूलियन व्यंजक बताना, उसकी सत्यता सारणी, मतलब उसका आपको लॉजिक गेट का नेम, बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल बतानी है। तो सबसे पहले जो डायग्राम है हमारा ये नॉर गेट का है, तो नॉर गेट का डायग्राम आप बनाएंगे। उसका जो भी हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है वो आप लिखेंगे y = a + b का बार, ठीक है। और जो उसकी यहाँ पे ट्रुथ टेबल है तो ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं कि a b हमारे दो इनपुट हैं और हमारा जो y वो आउटपुट है। तो जब दोनों इनपुट हमारे 0 होंगे तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा, अदरवाइज सारे आउटपुट हमारे 0 आएंगे। तो इसका ट्रुथ टेबल है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन में जो 13 इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, मतलब कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंस फॉर द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता है कि बामर सीरीज आपकी अगर बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो मतलब फर्स्ट हमारे जो भी है ऑर्बिट वो तो फिक्स हो गई कि सेकंड, मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से वो सेकंड पे ही आएगा, मीन्स n1 = 2 इज द फिक्स। ओके, अब अधिकतम तरंगदैर्घ्य की हम बात करेंगे तो n2 को 3 यहाँ पे लेना होगा। तो अगर हम 3 लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/λ मैक्सिमम n = r और ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2² रहेगा। अब इसको सॉल्व करके हमको जो लैम्डा मैक्सिमम मिल रही है, अधिकतम वो मिलेगी 6563, यानी 6563 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम के लिए हमारी जो यानी कि ट्रांजेक्शन होगा वो आप देखेंगे इन्फिनिटी, यानी अनंत से आपको सेकेंड वाली ऑर्बिट में आएगा, मीन्स n2 = इन्फिनिटी टू सेकेंड। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा जो लैम्डा है वो आ रहा 3646, यानी 3646 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है जो कि पूछ रहा है कि नाभिकीय बल किससे कहते हैं, इसके किन्हीं दो गुणों को लिखना है। मीन्स व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एनी टू। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करें नाभिकीय बल होता क्या है। तो आपको मालूम है कि जो नाभिक होते हैं उसके जो अंदर न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इनको बांधने के लिए जो भी हमारा बल लगता है उसको कहते हैं नाभिकीय बल। और इसके गुण क्या क्या देखिए, पहला तो ये है कि नाभिकीय बल हमारा जो है वो कम दूरी में लगने वाला बल होता है और यह प्रकृति में सबसे मजबूत बल माना जाता है और यह केंद्र से केंद्र वाले बल नहीं है। और अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि फोर्सेस दैट कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। और इनके प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल, एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्सेज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है। उसके नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि मॉड्यूलन क्या है और संदेश सिग्नल भेजने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी इन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर सेंडिंग ए मैसेज। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मॉड्यूलन की डेफिनेशन क्या होगी। तो उच्च आवृत्ति के संकेत को
अल्प आवृत्ति के संकेत के साथ मिलाना मॉड्यूलन कहलाता है। और इसकी जो यहाँ पे अगर दो हम बात करेंगे तो कम आवृत्ति के संकेत को भेजने के लिए एंटीने की ऊंचाई बहुत अधिक होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड हम बात करेंगे तो स्रोत से उत्पन्न संकेत वायु में बुरी तरह से ना मिल जाए, इसके लिए मॉड्यूलेशन करते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ देखेंगे कि मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या होगी। द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ए लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ओवर द हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। एंड इफ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या है, क्यों हम यूज करते हैं मॉड्यूलेशन को। इफ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिटेड देन द हाइट ऑफ द एंटीना शुड बी हाई विच इज नॉट पॉसिबल, सो modulation is needed. And second property है the modulation is necessary for a low frequency signal when it is to be sent to a distant place so that the information may not die out in the way, ताकि रास्ते में वो die out यानी खराब ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें कह रहा है कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। क्या यह संयोजन अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी, मीन्स व्हाट इज द फोकस डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन लेंस मेड बाय कंबाइनिंग ए कॉन्केव लेंसेज ऑफ 30 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस वेदर दिस कॉम्बिनेशन इज कॉन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंस। मतलब कहने का है कि दो आपको लेंस दिए गए हैं, एक आपको कॉन्वेक्स दिया है यानी कि उत्तल लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दी गई है, और कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस की 30 दी गई। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स की ऑलवेज हम प्लस में लेते हैं फोकस लेंथ, और जो कॉन्केव होता है वो नेगेटिव होता है। तो आपको कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला लगाएंगे कि 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा f = 60 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कि जो कॉम्बिनेशन वो हमारा उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस की तरह काम कर रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सो द कॉम्बिनेशन इज कन्वर्जेंट लेंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहे हैं कि आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन आइंस्टीन इक्वेशन। तो आपको पता है कि आइंस्टीन की इक्वेशन है क्या, hν = hν0 + ½ mv²। तो यहाँ पे न्यू हमारा होता है फ्रिक्वेंसी फोटोन की, और न्यू नॉट हमारा क्या होता है कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आइंस्टीन का ये हमारा जो इक्वेशन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो hν है वो फोटोन की एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी किसी भी मेटल पे इंसिडेंट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट तो क्या होता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री करने में खर्च होती है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर निकालने के लिए यूज़ होती है। तो इसलिए लिखा हुआ कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण निम्नलिखित है, अर्थात जब कोई ऊर्जा का फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो यह उसकी ऊर्जा को दो भागों में विभाजित कर देता है। प्रथम भाग क्या करता है भाई, कार्यफलन अर्थात इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने में व्यय होता है, जबकि दूसरा जो हमारा भाग है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में व्यय होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि करंट फ्लो करती है, मतलब विद्युत का प्रवाह होता है। और इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन एज when a photon of energy hν incident on the surface of a metal, then this energy is divided into two parts. First part of the energy is used for work function, that is to free the electrons, and the second part of the energy is used to emit the electrons from the surface of the metal, which is responsible for the electric current. नेक्स्ट में यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए और इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। मतलब आपको नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ 7800 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेंज एंड राइट टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ इट। तो सबसे पहले इसका जो हमारी तरंग का नाम है वो है माइक्रो तरंगे, मतलब सूक्ष्म तरंगे। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहला यूज़ हम करते हैं खाना को यानी खाना पकाने में या उसको गर्म करने के लिए, मीन्स माइक्रोवेव ओवन में। और दूसरा वाईफाई के कनेक्शन में भी इसका हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव का। तो नेक्स्ट हम इंग्लिश में लिखेंगे कि द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस रीजन इज माइक्रोवेव। और इसका यूज़ कहाँ पे है, माइक्रोवेव इज़ यूज्ड इन रीहीटिंग द फूड, मीन्स फूड को गर्म करने के लिए, और इट इज़ यूज्ड इन वाईफाई ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि निम्न की परिभाषा लिखिए। पहला चुंबकीय द्विध्रुव, नेक्स्ट बोर मैग्नेट्रॉन, नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल, बोर मैग्नेट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे
कि यहाँ पे जो चुंबकीय द्विध्रुव है इसमें आपको पता है कि परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बराबर व विपरीत ध्रुव प्रबलता के ध्रुवों का निकाय क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। मीन्स बार मैग्नेट में आप देखते हैं कि दो हमारे ध्रुव प्रबल होते हैं सेम स्ट्रेंथ के लेकिन अपोजिट होते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इनको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। देखिए ये कहीं ना कहीं भौतिक यानी फिजिकल एक कांस्टेंट है, भौतिक नियतांक है जो कि आपको चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाने का एक मात्रक होता है। और ये चुंबकीय आघूर्ण कहाँ से मिलेगा, या तो वो कक्षीय चक्रण हो या कक्षीय होगा, यहाँ पे स्कोडी संवेग या फिर चक्रण होगा। उसको फॉर्मूले से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि म्यू बी इक्वल टू ई एच कट अपॉन 2m। यहाँ पे ई हमारा क्या है, आवेश है, एम क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के स्पर्श रेखीय दिशा को चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर के वातावरण को हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। और बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इट इज़ ए फिजिकल कॉन्स्टेंट एंड द नेचुरल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कॉज्ड बाय इट्स ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला आपको सेम रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में लिखेंगे आप कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड द टेंजेंट ऑफ विच एट एनी पॉइंट विल गिव अ फील्ड डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 इंटू 10⁻⁵ वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो बताना है कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। मीन्स ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन अ 1000 टर्न्स coil produces 0.5 into 10⁻⁵ Weber magnetized flux in each turn. Find out the self inductance of the coil. तो आपको अच्छे से पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला phi इक्वल टू एल आई होता है। मीन्स एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब फाई आपको टोटल देखना कि एक आपको यहाँ पे दिया है फेरे की वजह से 0.5 इंटू 10⁻⁵, तो 1000 की वजह से आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाई को जब लिखेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करके अपॉन में करंट लिखेंगे तो हमारा जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी, और एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखिए तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित कीजिए। मीन्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल एंड रिलेट इट टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये सेल के पास होता है। तो आप लिखेंगे कि यह विद्युत परिपथ में लगने वाला एक प्रकार का बल होता है जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में मदद करता है। और इंग्लिश में हम देखेंगे कि इट इज़ ए टाइप ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ठीक है, और कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, तो आपको पता है कि एक हम सर्किट बनाएंगे जिसमें आपको एक सेल लगा हुआ है और एक्सटर्नल यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। तो एक्सटर्नल रजिस्टर को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस सेल के पास आपको पता है कि ईएमएफ होता है, ई से रिप्रेजेंट किया, और उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो करंट होती है, अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल रजिस्टर में बाहर वाले प्रतिरोध में, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर हम यूज़ करेंगे। और अगर हम सेल की बात करेंगे तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको एक रिलेशन आ गया कि स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1, और ब्रैकेट में लिखने के बाद हम यहाँ पे आर लिखेंगे। तो ये हमारा है दोनों में रिलेशन। और लास्ट देखिए क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी का, इसमें कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड मीन्स एलईडी क्या होता है। कह रहा है कि पारंपरिक कम शक्ति वाले तापदीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी के उपयोग आपको बताने हुए दो उपयोग बताने हैं। यानी कि व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एलईडी ओवर कन्वेंशनल लो पावर ट्रेडिशनल लैंप्स। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एलईडी है क्या। तो आपको पता है कि एलईडी एक ऐसा अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, अब कैसे उत्पन्न करता है, तो आपको पता है कि इसमें हम क्योंकि अर्धचालक से मिलकर बना होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पाए जाते हैं। तो जब करंट फ्लो करती है तो आपस में रिकम्बाइन होते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइट उत्पन्न होती है। और उसका उपयोग क्या है, देखिए एलईडी की सबसे पहले यहाँ पे जो जीवन अवधि होती है वो तापदीप्त लैंपों से बहुत अधिक होती है, और इनको चलाने के लिए आपको पता है कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और कम शक्ति की आवश्यकता होती है। और उसी को इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड की डेफिनेशन क्या होगी कि एलईडी इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस विच प्रोड्यूसेस लाइट। ओके, इन दिस डिवाइस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिकम्बाइंड टू जनरेट द लाइट व्हेन करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गया। उसके एडवांटेजेस क्या क्या, देखिए सिमिलर के एडवांटेजेस है कि एलईडीज हैव लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल लैम्प्स एंड एलईडी रिक्वायर लो ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड लेस पावर।
तो इस तरीके से ये हमारा जो सेट नंबर ए का सेक्शन नंबर सी है, मैंने टोटली आपको पूरे 12 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं इन बोथ मीडियम मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो जो बच्चे जिस लैंग्वेज के वो अपना अच्छे से समझ लें पहले, उसके बाद समझ करके खुद अपने दिमाग से इसको सॉल्व करें कि हाँ उनको कितना समझ में आया, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। और उसके अलावा फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो कन्फर्म है आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। और उसके बाद के जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं उनको लेने के लिए आपको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी का सोल्यूशन बना के देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।